नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज बात करते हैं गुरमीत राम रहीम सिंह की, यानी कि जो डेरा सच्चा सौदा के जो सर्वे सर्वा थे, और उनके खिलाफ आरोप क्या लगा था कि उन्होंने अपनी 2 शिष्याओं से बलात्कार के मामले में बलात्कार किया था, जिस मामले में उनको 20 साल की जेल की सजा उन्होंने काटी। और हरियाणा के रोहतक स्थित सुनारिया जेल में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह बंद है, लेकिन अब उनको 40 दिन की फिर से पैरोल मिली है। और ये मामला कब का है? 2017 में वो कॉन्विक्ट किए गए थे, यानी कि रेप के मामले में 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद 15वीं बार आज उनको जेल से फिर बाहर किया जाएगा। यानी कि उनको कितनी बार पैरोल मिल चुकी है? 15 बार पैरोल मिल चुकी है। ये 15वीं बार है जब वो जेल से बाहर आएंगे। सिंह को इसमें पूर्व पिछले साल अगस्त में 40 दिन की पैरोल मिली थी। अभी हाल में ही, जब 6 महीने पहले अगस्त में उनको पैरोल मिली थी। सिंह को अपनी 2 शिष्याओं से बलात्कार के मामले में 2017 में 20 साल की जेल की सजा सुनवाई गई थी। अब आपको बताते हैं कि कुछ डेट्स आपको दिखाते हैं कि कब कब उनको उनको पैरोल मिली थी। ये देखिए, अक्टूबर 2020 में किसी दिन 1 दिन की पैरोल, 2021 में 12 घंटे की पैरोल, फरवरी 2022 में 21 दिन की फरलो, और जो कि पंजाब असेंबली इलेक्शन से कोइंसाइड कर रहा था। फिर जून 2022 में 30 दिन की पैरोल, हरियाणा के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन से उसके पहले उनको मिला। अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल, कोइंसाइडिंग विद आदमपुर बाइपोल हरियाणा में बाइपोल हुआ था, उस समय भी उनको पैरोल मिल गई थी। जनवरी 2023 में 40 दिन की पैरोल उनको, क्योंकि एक रिलीजियस इवेंट अटेंड करना था। उसके बाद जुलाई 2023 30 दिन की पैरोल, हरियाणा पंचायत इलेक्शंस के पहले। नवंबर 2023 में 21 दिन की फरलो, राजस्थान असेंबली में इलेक्शंस थे। जनवरी 2024 में 50 दिन की पैरोल, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। अगस्त 2024 में 21 दिन की फरलो, हरियाणा असेंबली इलेक्शंस से उसके पहले। अक्टूबर 2024 20 दिन की पैरोल, हरियाणा असेंबली इलेक्शंस के पहले। जनवरी 2025 30 दिन की पैरोल, दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के पहले। तो ये जो सारी आपको मैं डेट्स बता रही हूं, ये ज्यादातर उनको चुनाव के पहले, चाहे वो बाइपोल हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे हरियाणा असेंबली या राजस्थान असेंबली के चुनाव हो, उसके पहले मिली है। अब इनको 40 दिन की पैरोल फिर से मिली है। एक बलात्कारी को, जो कि इतना बड़ा धूर्त, इतना बड़ा फ्रॉड है, उसको हमारी न्यायपालिका इतनी बार जेल से रिहा कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, उमर खालिद एक आपका जीता जागता एग्जाम्पल है। इनको सालों हो गए वो जेल में सड़ रहे हैं, कोर्ट सुध ही नहीं ले रहा। उनका जो बेल का मामला है वो आता ही नहीं है, या आता भी है तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर दी जाती हैं कि उनको बेल मिलती नहीं। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक जैसा मैग्सेसे अवार्ड विनर साइंटिस्ट, देश के पर्यावरण के लिए जिसने इतना काम किया, आज वो जेल में 100 दिन हो गए सड़ रहा है। लेकिन न्यायपालिका और हमारे जो माइलॉर्ड्स हैं, उनके कान में तेल पड़ गया है। लेकिन उस बलात्कारी को जुडिशरी किस तरीके से बेल देती है, आज इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कमल कृष्ण राय साहब हैं। राय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को 15वीं बार आज फिर से पैरोल मिल गई, 40 दिन की। सर, क्या कहेंगे, न्यायपालिका कर क्या रही है? न्यायपालिका का दोहरा चरित्र, न्यायपालिका का की सत्ता परस्ती, बड़ों के सामने न्यायपालिका के झुकने की प्रवृत्ति इतनी उजागर कभी नहीं हुई थी। भाजपा के पहले भी एक जुडिशरी को एक बार कोशिश किया गया था कि वो कमिटेड जुडिशरी का चेहरा अपना स्वीकार कर ले और सत्ता के हिसाब से अपने फैसले को नियंत्रित करे। लेकिन उस समय भी सरकार के खिलाफ बहुत साहसी जजों ने बहुत ईमानदारी से फैसले लिए। राम रहीम जैसा पापी आदमी, जो इस पृथ्वी का को नरक बनाने वाले लोग हैं, जिसने सारी की सारी संपत्ति लूट ली, पता नहीं कितने हमारे अबोध बालिकाओं की अस्मत का सौदा किया, ये जिस अपने शिष्यों के घर शादी में शामिल होता था तो जो नव विवाहिताओं को अपने साथ उठा लेता था, कुछ दिन बाद वो जो न्यूली वेड
पति हैं उनके वापस जाता। इस तरह की घिनौनी हरकतें, ये इस धरती का राक्षस जो अपने आश्रम में गरीब लड़कियों को के नाम पर अनाथालय खोले हुए था, वो गरीब लड़कियां जो इसके आश्रम के हिस्से में रहते थे, बाद में बयान आया कि रात में चीखों की आवाज आती थी लड़कियों की। ये इतनी बर्बरता पूर्वक उनका शारीरिक शोषण करता था। उस राम रहीम पर यह सरकार मेहरबान है। उस राम रहीम को जेल से बाहर लेने के लिए जुडिशरी को उसने बिल्कुल अपना दास और सेविका बना के रखा है। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं। इस देश के संविधान, बाबा साहब ने बहुत सही कहा कि संविधान हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये संविधान फेल हो जाएगा। आप सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश के जेल में आज की तारीख में 1,10,000 अंडर ट्रायल्स हैं, जिसमें 75% दलित समाज के लोग हैं। उस 75% में 50% ऐसे लोग हैं जिनके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है, जिनको लीगल एड अथॉरिटी जो है डालसा और नालसा और सालसा जैसी संस्थाएं बनी है, उनसे भी कोई उपयोगी मदद नहीं मिल पाती। जिनके घर वाले उनसे मिलने, उनकी हैसियत नहीं, पैसा नहीं कि वो साबुन तेल लेकर, गमछा और तौलिया लेकर उनसे जेल में मिलाई करने जाए। उनके पास इतना भी पैसा नहीं कि जेल के बाहर जो गार्ड संतरी हैं जो 100-50 रुपया लेकर मिलाई करते, उनकी जेब भर सके। एक तरफ हिंदुस्तान के जेल की हकीकत यह है कि 3 गुने से ज्यादा लोग जेलों में है उसकी कैपेसिटी से, और कोई ऐसा अमीर, कोई ऐसा अरबपति नहीं है जिसको जेल जाने का डर हो और जो विदेश में न चला गया हो। और विदेश में विद फुल इम्यूनिटी वो न रहा, उसको लंदन के रेस्तरां में, उसको न्यूयॉर्क के क्लब में नाचते गाते झूमते न देखा गया हो। तो जिस देश में न्याय भी गरीबी और अमीरी के लिए मिलती है, जिस देश में न्याय इस तरह के बलात्कारियों का संरक्षण करती है, आपने सारा डिटेल बता दिया। डेट वाइज 15 बार इसको छोड़ा गया है। 2020 और 2025 से पंचायत तक के चुनाव में इसको छुड़वाया जाता है, पार्लियामेंट के चुनाव में, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में। और जब ये छूटता है तो हरियाणा के और पंजाब के और दिल्ली के नेता इसका चरण स्पर्श करते हैं, इससे मिलकर चुनाव की रणनीति तैयार करते हैं। इसके अनुयायियों और इसके जात बिरादरी के नाम पर ये वोट संगठित करता है। यही हालत आसाराम बापू की है। आसाराम बापू को भी लगातार जो है जेलों से छोड़ा गया। 2018, 2024, 25 तो 40 दिन, 60 दिन तक का इनको पैरोल और ये मिला जो है। 3 महीने तक का आसाराम बापू को पैरोल दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि आसाराम बापू का जो समर्थक समूह है, जो इस देश के दाभोलकर की हत्या हो जाती है और रेशनलिस्ट जो कंपेनर है उनकी इस देश में हत्या हो जाती है, लेकिन इस तरह से इन्होंने अंधविश्वास फैला के जिस तरह का जाल बिछाया हुआ है, मुख्यमंत्री कौन नहीं जानता। आसाराम बापू जी के यहाँ कैसे हमारे माननीय योगी जी सर झुकाए हुए थे, कैसे माननीय राजनाथ सिंह, कैसे केंद्रीय मंत्री लोग उनका चरण रज लेने के लिए लाइन में खड़े रहते एक तरफ। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, इस देश में वास्तविक लोकतंत्र को बचाने वाले अभी उनको ला के रखा गया है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में। वो ऐसे जगह के है, लद्दाख के, जहां पर हमेशा 2, 3, 4, 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, सिर्फ इसलिए कि उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए। उनको चंडीगढ़ जैसे गर्म जगह पर ले आकर उनको बंद किया गया है, और उनकी पत्नी भी हर हफ्ते उनसे नहीं मिल पाती है। और उनका कसूर क्या था? उन्होंने राज्य का दर्जा मांगा था। उनका कसूर ये था कि गलवान की घाटी में जो ठंड से हमारे सैनिक की मृत्यु हो जाती थी, उसमें उन्होंने सोलर कैंप्स बनवाए थे, जिसमें सोलर हीट की, इसमें उनके सैनिकों के कैंप गर्म हो सके और वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह से वो जीवन जी सके, अपने सैनिक दायित्वों को पूरा कर सके। वो गलवान घाटी जहां पर हमारे वीर बहादुरों ने शहादत दिया था, वहां मौसम की मार से, बर्फीली हवाओं से,
और नदियों के जल से लोग हमारे सैनिकों की मृत्यु हो जाती है, वहां पर उनको उनके जान बचाने वाला आज इस सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। आप सोच लीजिए कि जिसको आज अमेरिका के सेनेटर सैंडर्स से लेकर और न्यूयॉर्क का मेयर नेल्सन मंडेला का दर्जा दे रहा है, जिसके जिसके आजादी का सवाल अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठ रहा है, जिसके गैर कानूनी गिरफ्तारी को लेकर पूरा विश्व का जनमत चिंतित है। 2020 से जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय का इतना उदीयमान प्रतिभाशाली छात्र, जिसके पीएचडी की थीसिस पर अंतरराष्ट्रीय रूप से लोगों ने कमेंट किया कि एक्सेलेंट उसने काम किया, बड़े बड़े विद्वानों ने जिसके दिमाग की तारीफ की है, जिसने हमेशा इस देश में लोकतंत्र की बहाली की लड़ाई लड़ी है, वो 2020 से जेल में है। उसके साथ गुलफिसा फातिमा है, उसके साथ मीनार हैदर है, उसके सिफा रहमान, मोहम्मद सलीम, सादाब, अतहर खान, ये सारे लोग बंद थे। लेकिन अभी हमारे उमर खालिद हो, चाहे वो गुलफिसा हो, ये इनकी कोई रिहाई नहीं हुई है। इनके वकील कहते हैं कि आपके पास 2000 पन्ने की 2500 पन्ने की इंक्वायरी रिपोर्ट, आपको सिर्फ एक पन्ना निकालिए और पढ़ के बता दीजिए कि वो कौन सा भाषण वो दे रहे थे जिसके चलते दिल्ली में दंगा हुआ। सालों साल बीत गया। मुझे तो शर्म आती है कि ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे सीजेआई हुए, जिनको हम सिविल लिबर्टी का पहरेदार मानते थे, उनके राज में भी वो उसके रिहाई का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ, और उन्होंने वकीलों पर तोहमत मोल दिया आफ्टर रिटायरमेंट कि वकील इनकी बहस नहीं करते। वकील कैसे बहस करें? हमारे ताजुब की बात है राय साहब, जो सबसे ताजुब की बात है कि जो माय लॉर्ड्स हैं या अदालत है, उसको ये नहीं दिख रहा है कि ये बार बार इस तरीके से पैरोल ले लेता है, और किसी भी जज की हिम्मत नहीं है कि इसकी पैरोल पर रोक लगा सके या ये कह सके कि भाई ये इतना बड़ा बलात्कारी को हम बार बार पैरोल क्यों दे रहे हैं, और वो भी उसका पर्पस वो लिख के देता है। नीलू जी, इधर की घटनाओं को तो देखिए कि इन बलात्कारियों के साथ न्यायपालिका कैसे खड़ी है। अभी गुजरात की वो हमारी बेटी, जिसकी उसकी माँ के साथ मास रेप हुआ दिल्ली दंगे में, गुजरात के दंगे में, उसको किस तरह से रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक से आदेश हुआ, और उसकी किस तरह से फूल और माला से लाद करके उसका जुलूस निकाला गया। ये तो धन मनाइए कि एक संवेदनशील महिला जो सुप्रीम कोर्ट में बैठी हुई हैं, और उनके चलते इन सबों को वापस किया गया। अभी क्या हुआ, सेंगर को किस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने जो पाया कि साहब ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसलिए इसको जेल में रखना, और ये पाक्सो का ये एक्ट उस पर लागू नहीं होता, और ये डेफिनेशन नहीं लागू होता, इसलिए इज लायबल टू बी इनलार्ज ऑन बेल। ये इनका विवेक है कि सेंगर जिसने की हत्या कर दी, इसके दो मौसियों की, जिसने इसके बाप की कस्टोडियल पीट के मार दिया और लाश को थाने में डाल आया, और थाने ने कहा कि मृतक कस्टोडियल डेथ में इसके खिलाफ सजा। सेंगर का पक्ष न्यायपालिका ले रहा है, इनका पक्ष न्यायपालिका ले रहा है, और जितने भी इस तरह के कल्प्रिट्स हैं सबके लिए जो है, अभी आप देख लीजिए हमारी जो पहलवान बेटियां थी, उनको बूटों से मारा गया। पहलवान बेटियां जो है जंतर मंतर पे जमीन पे बैठी थी, एक कभी 150-100 करोड़ हिंदुस्तानी उनके लिए तालियां हम बजा रहे थे। पूरी दुनिया में एथलीट में तो भारत का कभी कोई स्थान ही नहीं रहा। यही लोग थे जो पहली बार परचम फैलाए, भारत का तिरंगा पोडियम पे दिखाई पड़ा, और इनका शारीरिक शोषण करने वाला आदमी खुलेआम मूंछ पे हाथ रख के घूमता रहा, और पूरी का पूरा प्रशासन ये उनके खिलाफ थी, हमारी बेटियों के खिलाफ थी। ये हरिद्वार के गंगा में अपना मेडल बहाने के लिए पहुंच गई थी। इन्होंने बूट उतार दिया, इन्होंने कहा कि हम अब नहीं लड़ेंगे। एक हमारी जो सिल्वर मेडलिस्ट बॉक्सर थी, उसने तो छोड़ ही दिया, कहा मैं ऐसे समाज में जहां मेरी इज्जत न हो, जो मेरे पहलवान बेटियों की इज्जत न हो, वहां पर मैं इस खेल में नहीं शामिल होता। भीमा कोरेगांव में देखिए कौन कौन लोग थे, दुनिया हिंदुस्तान के अंतरराष्ट्रीय ख्यात प्राप्त लेखक, पत्रकार और एडिटर्स थे। आप सोचिए कि
गरीब आदिवासियों को मुफ्त न्याय दिलाने वाले स्टाहन ग्रैम, क्या नाम उनका था, जो है रांची के, ग्राहम स्टीन्स, हाँ, ग्राहम स्टेन्स, जी, ग्राहम स्टेन्स को जमानत तो छोड़िए, उन्होंने कहा कि मेरा हाथ कांपता है, मुझे पाइप चाहिए पानी पीने के लिए, पाइप तक नहीं दिया गया उनको, किसी भी तरह की जेल से रिहाई की सुविधा नहीं दी गई और उन्होंने जेल में दम तोड़ दिया। और जेल में जब वो मर गए उसके बाद उनका हाई कोर्ट में केस लग रहा है। बर्बर राव जैसा विख्यात कवि, जो जिसकी अंतरराष्ट्रीय छवि है, बर्बर राव मौत के मुहाने पे पहुंच गए थे, उसके बाद उनको कंडीशनल पैरोल मिला। उसके अलावा रोना विल्सन, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, गौतम नवलखा, वेरन गोन्साल्विस, ये इस देश के टॉप इंटेलेक्चुअल्स थे, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स थे। इनको आपने बरसों तक जेल में रखा, इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं सिवाय आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए जो आपने इजराइल से आयात किया था, आप वो सारी चीजें इनके लैपटॉप में डाल दिया, जिससे इनको इनके माओवादी संपर्क आप साबित करने के लिए लगा, और साबित भी नहीं हुए। अब आप जो है इनको जमानत दे रहे हैं, जब कंडीशनल जमानत दे रहे हैं। आप गौतम नवलखा तो बॉम्बे से दिल्ली आना चाह रहे हैं, उसकी भी इजाजत नहीं, हाउस अरेस्ट। एक आदमी जो इतने बड़े पत्रिका के संपादक, इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल और किताबों का लेखक हो, उसको अपने ही घर में आप हाउस अरेस्ट करके रखना चाह रहे हैं, तो ये कौन सा बताइए, कौन सी न्यायपालिका है, ये कौन सा इंसाफ है, जहां पर कि शरजील इमाम को, उमर खालिद को हथकड़ियों में बांध के सिक्कों के पीछे रखा जाएगा, और जहां पर राम रहीम को 2020 से और 26 के बीच में 15 बार छोड़ा जाएगा पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे। और अभी देखिए, अभी पिछले बार देखिए उसके खिलाफ एफआईआर में भी नाम नहीं है। अभी एक भोले बाबा हैं, भोले बाबा के ने अपने बारे में यह बताया कि जो उनके पैरों का धूल ले जाएगा उसकी 3 पीढ़ियां स्वर्ग में पहुंचेंगी। और एटा में इसके प्रवचन में महिलाएं इतनी तेजी से इसकी तरफ दौड़ी, भगदड़ मच गया कि 121 औरतों की मौत हुई थी। आप विश्वास करिए, 121 मौत हुई भोले बाबा के प्रवचन के ठीक बाद। और एफआईआर में भोले बाबा को पार्टी नहीं बनाया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो साधु संत के आड़ में जितने व्यभिचारी और भ्रष्टाचारियों ने उनकी जगह ले लिया। यह देश जो दयानंद और विवेकानंद का था, यह देश जो है ये रामकृष्ण परमहंस का देश था। यह देश जो है विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि का देश था। यहाँ पे इन ब्रह्मचारियों ने धर्म का, यहाँ पर बाबाओं ने, आज सोचिए कि ये जिसके खुदाई खिदमतगार संगठन जो खान अब्दुल गफ्फार का संगठन है, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले शाहरुख खान के दादा वर्षों जेल में रहे। वो पाकिस्तान बनने और जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ जेल में रहे। और उनका पोता जो है चकदे जैसा खेल फिल्म बनाकर इस देश के स्पोर्ट्स के प्रति लोगों को, लड़कियों को खड़ा कर रहा है, और उसको आप गद्दार कर रहे हैं। हाँ, नहीं, लेकिन भाई साहब, आज बार बार इस तरीके से राम रहीम को पैरोल मिलना और उमर खालिद और सोनम वांगचुक जैसे लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना, ये अपने आप में आज क्या कहानी बयान करता है, चाहे वो न्यायपालिका की कहानी हो या फिर हमारी जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, इसके बारे में क्या कहता है? मेरा आखिरी सवाल आपको जी। नीलू जी, इस देश में तानाशाही की हुकूमत चल रही, इस देश में फांसीवाद चल रहा है, इस देश में इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप है। चुनाव के जरिए, चुनाव के वोट के लूट तंत्र के जरिए एक ऐसी सत्ता आ रही है जिस सत्ता को बहुमत का समर्थन नहीं हासिल है, जिन्होंने चुनाव आयोग को जो है अपना बिल्कुल मंत्री और संतरी बना के पेश किया है, और सारे वोटर्स का वोटिंग लिस्ट से नाम हटाकर अपने लिए एक अस्थायी बहुमत पैदा करने के हालात पैदा किए हैं। और आज जरूरत इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले, और सुप्रीम कोर्ट राम रहीम को तत्काल जेल में, जैसे जस्टिस नागरत्ना ने गुजरात के उन बलात्कारियों को वापस जेल में भेजा, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट राम रहीम को और राम रहीम को तन्हाई में रखा जाए।
राम रहीम जेल में भी रह के सारी सुख सुविधाएं इनको मिल रहा है। और राम रहीम और आसाराम बापू, इन लोगों को तन्हाई में रखा जाए। बरबर राव को तन्हाई में रखेंगे आप, अब्राहम स्टेन्स को तन्हाई में रखेंगे, और ये लोग जाकर जेल में ये राम का प्रवचन कर रहे हैं। क्या क्या ये देश जो है बागेश्वर बाबाओं के जरिए चलेगा? क्या देश उन बाबाओं के जरिए चलेगा? वो जो कौन है ब्रह्म कन्या, जिन्होंने कहा जीभ काट के लाओ तो मैं ये 1 लाख रुपया दूंगी। तो बताइए कि क्या कोई धर्म से जुड़ी हुई महिला इस तरह के हिंसा का समर्थन करें? जिस समाज में हिंसा फैलाने के लिए दरवाजा खटखटा के तलवार दिए जा रहे हो, फोटो खिंचवाया जा रहा हो, जिसमें कहा जा रहा है कि हमको आईएस की तरह से संगठन बनाना है हिंदुओं का, और उनका कुछ नहीं हो रहा है, तो उस देश में राम रहीम के लिए मुझे सबसे ताज्जुब है कि कार्यपालिका भ्रष्ट हो जाए, आपकी नौकरशाही अफसरशाही भ्रष्ट हो जाए। न्यायपालिका से हम उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका दूध का दूध करेगी, पानी का पानी करेगी, लेकिन न्यायपालिका में जब पार्टी के प्रवक्ताओं को आज भाजपा के मंच पर पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, कल हाईकोर्ट में ओथ ले रहे हैं, जो राहुल गांधी का सजा करता है उसको एक जगह भेज रहे हैं चीफ जस्टिस बनाने के, और कोलोजियम के आप जैसे के बावजूद, वीरा रत्ना के डिसेंट के बावजूद आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दे रहे हैं। ऐसे तौर पर बना रहे हैं कि 2-2.5 साल वो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। तो न्यायपालिका बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। जो भी अंश इसका बचा हुआ है उससे हम बहुत उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि राम रहीम को जिस रास्ते से वो जेल से बाहर निकलेंगे, उसी से रास्ते से इनको जेल के अंदर किया जाए। और यह भी डिमांड करेंगे कि दुनिया के स्तर पे अगर चिंता व्यक्त की जा रही है तो ये हमारे उमर खालिद और उनके साथियों की रिहाई का रास्ता खुलना चाहिए। ये तो देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पर संज्ञान लेता है नहीं लेता है। आज ये जो खबर जिस पर हम अभी बातचीत कर रहे हैं, अगर आप एक्स पर जाएंगे तो ये इस समय टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है। ये देखिए गुरमीत, कानून का कोई राजी नहीं है। कानून अभी गुरमीत मिर्जापुर में कल एक किसान नेता जो है माले के सुधाकर यादव, वो अंतिम संस्कार से लौट रहे थे, उनको पुलिस उठा ले गई, अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा है। क्या दिखा रही नीलू जी? ये टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है समय सोशल मीडिया पर कि गुरमीत राम रहीम सिंह ग्रांटेड 40 डे पैरोल फ्रॉम जेल, और सब लोग इसकी भत्सना कर रहे हैं। अंतिम कमेंट बहुत संक्षेप में कि आप सुप्रीम कोर्ट से क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि वो इस मामले में क्या संज्ञान लेंगे? जी राय साहब। मैं तो चाहूंगा कि वह स्वतः संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट इस घटना के अखबार की रिपोर्ट और मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर स्वतः इनके रिहाई पर तत्काल रोक लगावे और इनको जेल में भेजे, और ये अपनी सजा पूरी करें, और सजा मिलने तक, जैसे कि एक बार जस्टिस काटजू ने कहा था कि अब इनकी कोई बेल की भी सुनवाई नहीं होगी और पूरी सजा जेल में रहेंगे, और पूरी सजा जीवन आखिरी सांस तक ये जेल में रहेंगे। तो इनके खिलाफ ऐसी सजा होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने भारत के धर्म का भी चेहरा इन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। धर्म को इन्होंने नेताओं और पूंजीपतियों के चरणों में ले जाके डाल दिया है। ये वो लोग हैं जिनकी साधुइयां निकलती हैं और जीभ काटने का 1 लाख रुपया रेट तय करती हैं, और ये पूरा सेक्स रैकेट चलाते हैं अपने आश्रमों में। और ये इसके बहुत सारी रिपोर्ट विभिन्न चैनलों में बार बार दिखाया जा रहा है। इन्होंने मंदिरों को, इन्होंने आश्रमों को, इन्होंने धर्म के संस्थानों को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया है। और जो लोग इस देश में जो शंकराचार्य की पीठ पे बैठे हैं, जो आदरणीय पीठाधीश्वर है, उनको चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ धर्म के मंच से इनके खिलाफ अभियान चलाए। बिल्कुल। चलिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को यहाँ खत्म करते हैं। राय साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।